हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिजिकल केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर या न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग थर्ड चैप्टर है और ऐसे पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग ये फोर्थ चैप्टर होगा, क्योंकि लास्ट चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री होता है। तो ये फोर्थ चैप्टर में केमिकल काइनेटिक्स है और एनसीईआरटी का जो न्यू पैटर्न है उसके हिसाब से ये थर्ड चैप्टर होगा। सीबीएसई वालों के लिए थर्ड चैप्टर है और बिहार बोर्ड वालों के लिए फोर्थ चैप्टर कंसिडर होगा। तो ये जो चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक गतिकी, ये फिजिकल केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग रिएक्शन के रेट के बारे में पढ़ते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। तो आज हम केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पर अभी जस्ट बताया आपको कि केमिकल काइनेटिक्स डिफाइन क्या करता है, ये एक फिजिकल केमिस्ट्री का एक ब्रांच है। ये एक फिजिकल केमिस्ट्री का ब्रांच है जिसमें हम रिएक्शन के रेट के बारे में पढ़ते हैं, उसके स्पीड के बारे में पढ़ते हैं। पहले हम यहाँ पर बताएंगे कि रिएक्शन कितने तरह का होता है। रिएक्शन बहुत तेजी से होने वाला फास्ट रिएक्शन, उसके बाद है मॉडरेट रिएक्शन, उसके बाद है स्लो रिएक्शन। तो फास्ट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन एंड स्लो रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन जो होता है, ये रिएक्शन इतना तेजी से होता है कि इसके होने का पता ही नहीं चलता है। जैसे आप कोई भी रिएक्शन देख लीजिए, यहाँ पर एसिड और बेस का हमने यहाँ पर एग्जांपल रखा हुआ है कि आप एसिड और बेस का आप रिएक्शन करवाएं और ये इतना जल्दी न्यूट्रलाइज हो जाता है। ठीक है, ये इतना जल्दी मतलब न्यूट्रलाइज हो जाता है कि कब हुआ आपको पता नहीं चलेगा, टाइम आप नहीं निकाल पाएंगे इसका। जो टाइम गैप है इतने समय में हुआ, टी बराबर 0 से लेकर के और टी बराबर कितना में वो खत्म होता है, ये फाइंड आउट आप नहीं कर पाएंगे। यानी डेल्टा टी इसका क्या हो जाता है, वेरी स्मॉल। इसलिए इसका रेट होता है बहुत ज्यादा। रेट यानी कि स्पीड। जैसे मान लीजिए आप कार का कोई स्पीड अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर वो बहुत तेज होगा तो आप उसका स्पीड नहीं बता पाएंगे, लेकिन जब कार धीरे धीरे चल रहा है तो उसका स्पीड आप बता पाएंगे। दूसरा होता है मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब कि न बहुत तेज चल रहा है न बहुत ही स्लो चल रहा है। जैसे रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाता है, लेकिन वापस जब वो टूटेगा तो वो वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल जो है यहाँ पर, ये मॉडरेट रिएक्शन का है। ये रिएक्शन न बहुत तेज होता है न बहुत स्लो होता है, न बहुत फास्ट है और ना ही स्लो है। यानी इस तरह के रिएक्शन के रेट को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसका स्पीड निकाल सकते हैं, इसका क्या स्पीड है इस रिएक्शन को होने का। या फिर हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये सब याद रखना पड़ेगा। द टाइम पीरियड इज नॉट टू स्मॉल और टू लार्ज, मतलब कि टाइम नहीं बहुत ज्यादा लग रहा है और टाइम नहीं बहुत कम लग रहा है, तो ऐसे ही रिएक्शन का आप रेट कैलकुलेट कर पाते हैं। दूसरा है हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, जैसे कि CH3COO C2H5, आप इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, ईस्टर का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये एसिड और अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, CH3COOH प्लस C2H5OH। ये इसी को बोलते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। अब ये आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है इस रिएक्शन को होने में कितना समय लगा है। उसी तरह से एक रिएक्शन होता है स्लो रिएक्शन। स्लो बोले, वेरी स्लो बोलना ठीक रहेगा। ये रिएक्शन इतना धीमा होता है कि इसको कुछ दिन लग जाते हैं होने में, कुछ मंथ्स भी लग सकते हैं। मेटल के प्रॉपर्टी के आधार पर उस रिएक्शन का स्पीड ऑब्जर्व कर लिया जाता है। तो यहाँ पर स्लो रिएक्शन, यहाँ एक जो फोटो यहाँ पर लिया गया है आप देखिएगा, एक मेटल का बना हुआ एक रिम है, पहले नया रहता है, कुछ समय के बाद इसमें जंग पकड़ लेता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रस्टिंग। रस्टिंग क्या होता है कि अनडिजायरेबल सब्सटेंस उस पर आने लगता है, कोरोजन भी बोल सकते हैं आप उसको। अब इसको होने में बहुत समय लगता है, इतना धीमा ये रिएक्शन होता है कि आप इसके रेट को कैलकुलेट कभी कर ही नहीं पाओगे। यानी डेल्टा टी इसमें क्या हो जाता है, वेरी लार्ज। टी बराबर 0 सेकेंड से शुरू कीजिए, फिर वो कितना दिन जाएगा, फिर कितना मंथ भी हो सकता है, कुछ समय लग जाता है इसमें, तो बहुत धीरे होता है। इस कारण इसका रेट बहुत ही स्मॉल होता है, तो इसको भी आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि कन्वर्जन ऑफ ग्रेफाइट टू डायमंड, रस्टिंग ऑफ आयरन, सामने एग्जांपल पड़ा हुआ है। अब इन सब में से, चलिए इन सब में से हम लोग अपने चैप्टर में सिर्फ पढ़ेंगे मॉडरेट स्पीड वाले रिएक्शन के बारे में।
मॉडरेट स्पीड वाले रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि रेट हम ना वेरी फास्ट का निकाल पाते हैं, रेट ना ही हम बहुत वेरी स्लो वाले का निकाल पाते हैं। रेट हम सिर्फ मॉडरेट स्पीड से चल रहे हुए किसी भी चीज का निकालते हैं। जैसे यहाँ तो हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, यहाँ पर एक कार है जो चल रहा है, मूव कर रहा है, t बराबर 0 से लेकर के t बराबर मान लीजिए 30 मिनट तक या किसी समय तक ये चला, और कितना दूरी तय किया होगा और कितना समय लगा, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टेकन टाइम क्या निकलता है, स्पीड निकलता है इसका। एस से मान लीजिए उसको हम अगर निकालते हैं तो क्या फॉर्मूला होगा, चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम। कार ने क्या किया है, अपना पोजीशन चेंज किया है, और पोजीशन चेंज करने में इसको कुछ वक्त लगा है, इसको कुछ टाइम लगा है, तो स्पीड निकल गया। रेट भी बिल्कुल स्पीड की तरह, मतलब कि केमिस्ट्री में यहाँ पर रिएक्शन में जो स्पीड है समझिए कि वही रेट है, दोनों लगभग एक ही चीज है। अगर हम केमिस्ट्री में मान लीजिए कोई रिएक्शन चल रहा है, केमिस्ट्री में, अब ये कार तो केमिस्ट्री नहीं है, केमिस्ट्री में मान लीजिए यहाँ पर कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन चल रहा है, कुछ चेंज करेगा, क्या चेंज करता है केमिस्ट्री में, कॉन्सेंट्रेशन चेंज करता है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन या प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन जो चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एक समय के रिस्पेक्ट में कि हाँ इतने समय में इतना चेंज हुआ है, उसी को जब कैलकुलेट करते हैं तो क्या निकलता है, रेट निकलता है। इसलिए इसको डिफाइन किया जाता है द चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम, कितने समय में कंसंट्रेशन में क्या बदलाव हुआ है जब रिएक्शन हो रहा था। अगर हम इसके यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, तो क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन। अगर डेफिनेशन देखिएगा, डेफिनेशन क्या करना है, एग्जाम में 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन। क्या लिखना है आपको, आपको लिखना है कि द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कंसंट्रेशन रेट का भी रिएक्टेंट का चेंज हो सकता है, प्रोडक्ट का चेंज हो सकता है, दोनों में से किसी का भी चेंज हो सकता है, और उसको चेंज होने में कुछ टाइम लगता है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इसको याद करते हुए चलना है अभी इसी समय। द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है, तो आप वीडियो को पॉज करके एक अच्छे से नोटबुक आप प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए, तो रेट क्या डिफाइन हो गया, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। कंसंट्रेशन को यहाँ पर हम स्क्वायर ब्रैकेट से लिख सकते हैं, आगे पढ़ाएंगे। चेंज को डेल्टा से लिखते हैं और टाइम को टी से लिखते हैं, फिर चेंज को डेल्टा टी से लिखते हैं। अगर ए कोई रिएजेंट है वो चेंज होगा डेल्टा ए। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब समझना है कंसंट्रेशन, डेल्टा का मतलब चेंज, यानी क्या हो गया, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए बटा चेंज इन टाइम, टी मतलब टाइम, टाइम जनरली सेकंड्स में होगा। अगर हम रेट की बात करें तो ऊपर क्या टर्म है, ऊपर का टर्म है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर, मोल लीटर इनवर्स, और नीचे है टाइम जिसका यूनिट होता है सेकंड, क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से पूछता है, ठीक है, मतलब आपको बताते चलेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन कहां से किस तरह का सवाल पूछा जाता है। तो इस लाइन से एक क्वेश्चन आता है कि द यूनिट ऑफ रेट इज, तो आपको बताना है मोल पर लीटर पर सेकंड। अगर आपका ये कॉन्सेंट्रेशन में नहीं बोल करके, अगर आपका रिएक्टेंट जो रिएजेंट है वो गैसियस सब्सटेंस में अगर है, तो आप प्रेशर के टर्म में आप उसको बोल सकते हैं प्रेशर का यूनिट क्या होता है, प्रेशर का यूनिट होता है एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम। जहां मोल पर लीटर है वहां लिखेंगे एटीएम, सेकंड इनवर्स तो रहेगा, यानी कि यहां पर कंसंट्रेशन के जगह पर आप प्रेशर यूज कर सकते हैं, तो उसका यूनिट क्या हो जाएगा, एटीएम सेकंड इनवर्स। आगे बढ़ते हैं, यहां पर रेट को, रेट ऑफ रिएक्शन 3 तरह से डिफाइन होगा, मतलब 3 टाइप का रेट हम यहां पर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, रेट को 3 चीज, यहां 3 कंडीशन आपको बताना है। रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ध्यान रहे, अगर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं और रेट ऑफ रिएक्शन माइनस हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए, आपको नहीं होने देना है। रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव होगा। आप ऐसे भी किसी भी चीज का रेट जब पूछते हैं तो कोई माइनस में बताता है क्या, जीरो में भी नहीं बता सकते आप, जीरो हो सकता है यानी कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन माइनस में तो नहीं हो सकता है। रेट ऑफ रिएक्शन याद रखिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन का नेवर भी निगेटिव वैल्यू, अगर आता है उसको पॉजिटिव बनाना आपका काम है। दूसरा कि रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट।
आप रिएक्शन में उसके रेट को उसके रिएक्टेंट के टर्म में लिख सकते हैं, उसके प्रोडक्ट के टर्म में लिख सकते हैं। आप चाहें तो रिएक्टेंट के टर्म में भी लिख सकते हैं और आप चाहें तो प्रोडक्ट के टर्म में भी लिख सकते हैं उसके रेट को। तीसरा है कि आप रिएक्शन के रेट को चाहे आप रिएक्टेंट के टर्म में लिखें चाहे आप प्रोडक्ट के टर्म में लिखें, होगा बराबर। जितना रिएक्टेंट चेंज होता है उतना ही प्रोडक्ट चेंज होता है। ऐसा नहीं कि रिएक्टेंट में कुछ और चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में कुछ और चेंज हो रहा है। रिएक्टेंट खर्च होता है, प्रोडक्ट बढ़ता है। किसी भी रिएक्शन में आप ये चीज देखिएगा कि रिएक्टेंट क्या होता है, खत्म होते जाता है, डाउन होते जाता है और प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ते जाता है। तो रिएक्टेंट का अमाउंट क्या होगा, कमेगा, प्रोडक्ट का अमाउंट क्या होगा, बढ़ेगा। हमेशा इस रिएक्शन को इसी तरह से देखा जाएगा। अब इस चीज को यहाँ पर एक ग्राफ से दिखाएं। अगर आपको ग्राफ ऑब्जर्व हो रहा होगा तो यहाँ P का मतलब प्रोडक्ट है, R का मतलब रिएक्टेंट है। एक जनरल टर्म लिया गया है R यहाँ पर मान लीजिए कि कोई रिएक्टेंट है जो कन्वर्ट होकर के वो प्रोडक्ट में बदल रहा है। यहाँ पर हम अच्छे से रेट ऑफ रिएक्शन को थोड़ा समझते हैं। एक रिएक्शन हमने लिया कि कोई रिएक्टेंट है वो बदल रहा है प्रोडक्ट में। रेट क्या होगा, रेट ये डिक्रीज, रिएक्टेंट हमेशा डिक्रीज करता है, रिएक्टेंट हमेशा डिक्रीज करता है, डिक्रीज, जबकि प्रोडक्ट हमेशा बढ़ते रहता है, प्रोडक्ट हमेशा बढ़ते रहेगा, इनक्रीजेज। रिएक्टेंट घटता है, प्रोडक्ट बढ़ता है। अब आइए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ R। अगर हम रेट लिखेंगे तो रिएक्टेंट तो घट रहा होगा, गायब हो रहा होगा, जबकि प्रोडक्ट क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा, वो अपीयर हो रहा होगा। अपीयर मतलब आ रहा है, डिसअपीयर मतलब गायब हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो R क्या होगा, गायब होगा, जबकि P क्या होगा, बन रहा होगा। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ R, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ R यानी रिएक्टेंट के जो डिसअपीयरेंस का रेट है वो कैसे लिखेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ R बटा टोटल टेकन टाइम, डेल्टा R बटा डेल्टा T। डेल्टा मतलब क्या होगा, चेंज, R मतलब रिएक्टेंट और स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या हो गया, कंसंट्रेशन। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय चेंज इन टाइम, टेकन टाइम मतलब क्या, चेंज इन टाइम। टाइम मान लीजिए T बराबर 0 से शुरू करके 5 सेकंड तक चलता है, तो डेल्टा T क्या हो जाएगा, 5 - 0 यानी कि 5 सेकंड हो जाएगा। तो डेल्टा T याद रखना है। उसी तरह से रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ P। अभी हम इस माइनस का मैकेनिज्म समझाएंगे आपको, ये माइनस क्यों लगा हुआ है। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ P, P मतलब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होगा, बढ़ेगा, प्रोडक्ट बढ़ेगा, जैसे जैसे रिएक्शन होगा प्रोडक्ट बढ़ते जाएगा, तो उसमें कंसंट्रेशन में बदलाव होगा, चेंज होगा। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बटा चेंज इन टाइम। और यहां पर क्या लगा दिया है, प्लस लगा दिया है। यहां देखिए इस ग्राफ में प्रोडक्ट क्या हो रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है। प्रोडक्ट रिएक्टेंट गड़बड़ है, यहाँ पर R होना चाहिए था और यहाँ पर P होना चाहिए था। मतलब रिएक्टेंट क्या होगा, घटेगा, तो ये घट रहा है। अब प्रोडक्ट क्या होगा, बढ़ेगा, ये ब्लू कलर का, ये बढ़ रहा होगा। तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा घटता है, जबकि प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा बढ़ता है। तो यहाँ माइनस प्लस को समझते हैं, इसको छोड़ा जाए, यहाँ समझते हैं डेल्टा R बटा डेल्टा T। रिएक्टेंट जब लिखेंगे तो माइनस लगाएंगे, क्यों, क्योंकि R1 मतलब इनिशियल वैल्यू, RI लिख देते हैं। इनिशियल मतलब कि प्रारंभिक वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम होता है। और फाइनल रिएक्टेंट का फाइनल कॉन्सेंट्रेशन वो कम होता है, वो मिनिमम होता है, मिनिमम होता है। तो जब आप डेल्टा R निकालने जाइएगा, डेल्टा R तो क्या निकालते हैं, चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल क्या है, RF माइनस RI, फाइनल माइनस इनिशियल, और ये हो जाता है एक निगेटिव वैल्यू। फाइनल माइनस इनिशियल क्या होगा, निगेटिव, क्यों, क्योंकि फाइनल मिनिमम है और इनिशियल क्या है, मैक्सिमम है। मिनिमम में से मैक्सिमम को जब घटाएंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। तो माइनस अगर आया तो रेट तो माइनस होता नहीं है, अभी बताया आपको, रेट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो उस माइनस निगेटिव रेट को पॉजिटिव बनाना हमारा काम है। तो हम क्या करते हैं, अपने तरफ से माइनस से मल्टीप्लाई करके और उसको पॉजिटिव बना देते हैं। डेल्टा R बटा डेल्टा T जो रिएक्टेंट का, तो याद भी रखना है रिएक्टेंट हमेशा घटेगा। जब भी आप रिएक्टेंट के किसी कंपोनेंट के टर्म में आप रेट लिख रहे हो तो उसमें आप जरूर माइनस लगाइएगा, क्योंकि चेंज इन कंसंट्रेशन हमेशा माइनस होगा।
क्योंकि उसका इनिशियल वैल्यू क्या हो जाता है, मैक्सिमम। इनिशियली रहेगा मैक्सिमम, धीरे धीरे वो कम होते जाएगा तो फाइनल वैल्यू होगा मिनिमम। तो आप चेंज निकालेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि कम में से ज्यादा को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो एक माइनस वैल्यू देने लगेगा, जिसके वजह से वो टोटल निगेटिव आने लगेगा। रेट भी क्या हो जाएगा, निगेटिव। और रेट कभी निगेटिव नहीं होता है, तो हमेशा रेट को क्या करना होता है, पॉजिटिव बनाना हमारा काम होता है, जिसके चलते एक माइनस को प्लस बनाने के लिए हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अब हम आते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ पी, यानी कि प्रोडक्ट में क्या सीन चल रहा है। इनिशियली तो प्रोडक्ट जीरो होगा, कुछ होगा ही नहीं। जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो प्रोडक्ट तो कुछ नहीं रहा होगा, मिनिमम रहा होगा इनिशियल। लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन हुआ तो प्रोडक्ट कुछ बना, तो प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा ना। तो प्रोडक्ट जब मैक्सिमम हो जाएगा फाइनल, इसका जो पी एफ होता है, प्रोडक्ट का फाइनल वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम जाता है। जबकि इनिशियल तो जीरो रहता है, यानी कि मिनिमम रहता है। अब फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। यानी ये ऑलरेडी पहले से क्या है, पॉजिटिव वैल्यू। आप पॉजिटिव ना भी लिखे तो पॉजिटिव है। तो याद रखिएगा कि ये जब भी आप प्रोडक्ट के टर्म में रेट को लिख रहे हैं तो आपको क्या करना है, प्लस साइन दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। तो आपको यहां पर क्या कॉन्सेप्ट आया कि जब एक रिएक्शन दे रखा है, आपको रेट लिखने के लिए कहा जा रहा है, आप क्या करेंगे, रेट को लिखेंगे चेंज इन रिएक्टेंट बटा प्रोडक्ट, उसमें माइनस लगाएंगे। और जब प्रोडक्ट के टर्म में लिखेंगे चेंज इन प्रोडक्ट बटा टाइम, तो वहां पर ऑलरेडी प्लस हो रहेगा, उसमें माइनस लगाने की जरूरत नहीं। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, आगे बढ़ते हैं। ये वही चीज यहां पर फिर से दोबारा दोहराया गया है कि एज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग, सो मल्टीप्लाई बाई -1 टू मेक रेट ऑफ रिएक्शन है पॉजिटिव क्वांटिटी। अभी आपको जस्ट समझाया, आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन कितने तरह का होता है। रेट ऑफ रिएक्शन एक होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और एक होता है इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए पहले एवरेज समझते हैं। एवरेज का मतलब कि जिसको हम काउंट कर सकते हैं, इंस्टैंटेनियस को हम काउंट नहीं कर सकते। इंस्टैंटेनियस वर्ड क्या होता है बाद में बात करते हैं, पहले एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को समझते हैं। एवरेज रेट क्या है कि ये भी डिफिनीशन तो सेम रहेगा, चीजें वही है, बस अमाउंट का फर्क है। सिग्निफिकेंट अमाउंट आपको ऑब्जर्व हो जाएगा, जैसे कि टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन में टोटल चेंज क्या हुआ है और उसमें टोटल टाइम कितना लगा है। आर एवीजी यानी कि एवरेज रेट, ठीक है। एवरेज रेट क्या हो जाएगा, अगर रिएक्टेंट के टर्म में लिखेंगे माइनस डेल्टा आर बटा डेल्टा टी। अब क्या लिखते हैं आप, R2 माइनस R1। अब R2 मिनिमम है, R1 क्या है, मैक्सिमम है। मिनिमम में से मैक्सिमम माइनस करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस लगाएंगे ये वाला, तब जाकर के प्लस हो जाएगा। तो जब डेल्टा आप लगाते हैं, डेल्टा एवरेज होता है, बस यहाँ एक कॉन्सेप्ट है और कोई दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं है। डेल्टा मतलब क्या हो जाएगा, एवरेज। डेल्टा मतलब एवरेज, टोटल चेंज आपको निकालना है। उसके बाद है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब कि t बराबर 0, माने उसमें चेंज इन टाइम होता ही नहीं है। इंस्टेंटेनियस एक वर्ड होता है, इंस्टेंटेनियस का मतलब होगा कि उसमें चेंज होगा ही नहीं। अब डेल्टा टी 0 हो जाएगा इसमें, क्या डेल्टा टी, अब जैसे यहाँ डेल्टा टी 0 यहाँ पर हम बता रहे हैं, मतलब अभी चल रहे अचानक बताएं कि यहाँ पर क्या होगा। अब आपने तो टाइम कैलकुलेट किया ही नहीं, उतना छोटा सा टाइम में अचानक कोई वैल्यू कैसे बता सकता है। इंस्टेंटेनियस, जैसे ये ग्राफ इस तरह से डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, इसी पॉइंट पर हम कहते हैं कि अब तुम क्या बताओ, रेट बताओ। तो जब सडन आप बोलते हैं कि हाँ इस पॉइंट पर तुम रेट बताओ, तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। और ध्यान रखा जाए कि इंस्टेंटेनियस के लिए डी का इस्तेमाल किया जाता है, इसका मतलब होता है डिफरेंशियल। डिफरेंशियल डिफरेंशियल मतलब यूज करेंगे इंस्टेंटेनियस के लिए, इंस्टेंटेनियस। तो आर जैसे एवरेज में क्या था, डेल्टा लगाते थे, इसलिए यहां पर लिखे हैं कि एवरेज के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, डेल्टा। और जब इंस्टेंटेनियस लिखेंगे तो इसका जो डेल्टा टी होता है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, यानी कि टाइम गैप एकदम क्या हो गया, 0। इतना छोटा समय है, डेल्टा टी 0 हो गया, तो उस समय जो रेट हम लोग अगर निकाल लें, जो कि बहुत मुश्किल होता है, तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। तब हम वहां पर डेल्टा नहीं लिख करके क्या लिखते हैं, माइनस डी आर बटा डी टी। एवरेज हो गया डेल्टा और इंस्टेंटेनियस हो गया डी, चाहे किसी भी टर्म में आप लिखिए,
आप रिएक्टेंट के टर्म में लिखिए, अगर रिएक्टेंट के टर्म में लिखेंगे माइनस डी आर बटा डी टी, प्रोडक्ट के टर्म में लिखेंगे डीपी बटा डी टी। ठीक उसी तरह से जब आप एवरेज निकालते थे तो लिखते थे माइनस डेल्टा आर बटा डेल्टा टी, रिएक्टेंट में डेल्टा लगाते थे, और प्रोडक्ट में लिखते थे तो प्रोडक्ट में डेल्टा लगाते थे। और माइनस प्लस का साइन तो आपको बता जा चुका है यहाँ पर। इट इज डिटरमाइंड ग्राफिकली बाय ड्रॉइंग ए टेंजेंट एट टाइम टी, किसी समय t1 पर आप जो ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं उसी समय जब रेट कैलकुलेट होता है तो ग्राफ अगर क्या होगा, ग्राफ यहाँ पर डीपी। अगर आप प्रोडक्ट के लिए लिख रहे हैं, अगर ये प्रोडक्ट है टाइम के रिस्पेक्ट में तो डीपी बटा dt, अगर रिएक्टेंट है तो डी आर बटा डी टी, तो टेंजेंट क्या होता है dy बाई डी एक्स। तो कैलकुलस का यूज यहाँ पर हो जाता है, जस्ट वही है। चलिए अब आ जाते हैं, उसके बाद है एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब कैसे, अब कोई रिएक्शन आपको दे देगा, इसको कैसे आप निकालेंगे। हम पहले ही आपको एक टेक्निक बताते हैं, याद रखिएगा। कॉफिशिएंट से डिवाइड करना है। रेट लिखते समय किसी कंपोनेंट में अगर किसी स्टोइचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो आपको तुरंत क्या करना है, उसको डिवाइड कर देना है। जैसे N2 प्लस 3H2 और ये बना रहा है 2NH3। कोई एक रिएक्शन ले लेते हैं जिसमें हम रेट लिखने का कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्या है कि 1 मोल कंज्यूम हो रहा है, यहाँ 3 मोल कंज्यूम हो रहा है, यहाँ पर 2 मोल बन रहा है। रिएक्टेंट तो कंज्यूम ही होगा। रिएक्टेंट में 2 कंपोनेंट है, प्रोडक्ट में क्या है, एक कंपोनेंट है। प्रोडक्ट बढ़ेगा, रिएक्टेंट घटेगा। ये कैसे घट रहा है, क्योंकि 1 मोल इसका खर्च हो रहा है, 3 मोल इसका खर्च हो रहा है। अब देखिए जब खर्च हो रहा है तो क्या होता है, माइनस लगाते हैं तो माइनस डी N2 बटा डी टी माइनस डी H2 बटा डी टी, और इधर प्लस रहेगा डी N बटा डी टी। अगर हम इंस्टेंटेनियस की बात करें, एवरेज भी निकाल सकते हैं इसका। लेकिन आपको क्या कहा गया था, आपको कहा गया था कि रेट को चाहे आप रिएक्टेंट के टर्म में लिखिए चाहे प्रोडक्ट के टर्म में लिखिए, वो बराबर होता है। रेट रिएक्टेंट के टर्म में रहे चाहे प्रोडक्ट के टर्म में, क्या होता है, बराबर होता है। अब बराबर कैसे होगा, अब इसमें तो 1 बाई 1 कॉफिशिएंट से डिवाइड कर दिए तो क्या हो गया 1। अब यहाँ पर क्या है 3 है तो क्या करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करेंगे तब ना ये भी 1 होगा। और यहाँ पर क्या है 2 है, 2 से डिवाइड करेंगे तब ना 1 होगा, तब ना 1 इक्वल टू 1 होगा। तो इसीलिए लास्ट में क्या लिखा गया, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2। N2 के लिए डिसअपियरेंस वर्ड यूज किया जा रहा है क्योंकि ये गायब हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3। तो डिसअपियरेंस ऑफ N2 में कोई चीज से डिवाइड नहीं करना है क्योंकि कॉफिशिएंट 1 है, लेकिन हाइड्रोजन के गायब होने में 3 से डिवाइड करना है क्योंकि बराबर करना है, इक्वल करना है। इसमें 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो माइनस डी N2 बटा डी टी बराबर माइनस 1/3, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई है ना, 3 से क्या कर दिए हैं, डिवाइड कर दिए हैं। और जो रेट है लिख देते हैं DH2 बटा डी टी इक्वल टू, यहाँ पर प्रोडक्ट है तो प्लस साइन रहेगा, और 2 से क्या है, मल्टीप्लाई है, 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, 1/2 DNH3 बटा dt। यही हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। यानी अगर एक जनरल रिएक्शन लेते हैं, एक जनरल रिएक्शन लेते हैं, A मोल ऑफ A, B मोल ऑफ B गिव्स C मोल ऑफ C एंड D मोल ऑफ D। यहाँ पर स्मॉल a, b, c, d आर स्टोइचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट, गुणक है, बैलेंसिंग कॉफिशिएंट है। तो ए क्या होगा, गायब होगा, बी भी क्या होगा, गायब होगा, सी क्या होगा, अपीयर होगा, ये प्रोडक्ट में है, डी क्या होगा, अपीयर होगा। प्रोडक्ट अपीयर होता है और रिएक्टेंट डिसअपीयर होता है, यानी कि रिएक्टेंट गायब होता है, खत्म होता है, और प्रोडक्ट बनता है, आने लगता है। जो आने लगता है उसमें क्या लगाएंगे, प्लस, बढ़ रहा है। जो गायब होता है उसमें क्या लगाएंगे, माइनस। जैसे रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू है, अगर इसके लिए हम इस कंपोनेंट के लिए अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखे तो क्या लिखेंगे कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए बटा चेंज इन टाइम। तो मतलब कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए बटा स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कर देंगे, यानी कि 1 माइनस करके 1/a dA बटा dt। इसके लिए बी के लिए क्या लिखेंगे, -1 बटा बी dB बटा dt। अब आ जाए प्रोडक्ट साइड में, प्रोडक्ट साइड में तो माइनस नहीं देना, 1/c dc बटा dt, और d के लिए क्या लिखेंगे, 1/d dd बटा dt। ठीक है, यहां पर
तो ओवरऑल जो रेट हो जाएगा क्या हो जाएगा, और सभी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, सभी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इस तरह से अब जैसे यहां पर तो हम लोग लिखते हैं, चलिए एक रिएक्शन है मरकरी जो लिक्विड है क्लोरीन से रिएक्शन करके ये बना रहा है, हमको रेट लिखना है, इसका रेट लिखना है, रिएक्टेंट है माइनस लगाएंगे, कॉफिशिएंट कुछ नहीं है तो लिखेंगे डेल्टा का एवरेज लिखेंगे तो डेल्टा, और इंस्टेंटेनियस लिखेंगे तो डी। अब ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए हम एवरेज अगर निकालें तो डेल्टा एच जी बटा डेल्टा टी बराबर, ये भी रिएक्टेंट में है, ये भी घटेगा, माइनस डेल्टा Cl2 बटा डेल्टा टी बराबर, ये प्रोडक्ट में आ गया, प्रोडक्ट में प्लस साइन दीजिए ना दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, और कॉफिशिएंट कोई भी नहीं है, डेल्टा HgCl2 बटा डेल्टा टी। अब यहां पर देख लीजिए, यहां भी लिख सकते हैं रेट, रिएक्टेंट में है माइनस लगा देना है, कॉफिशिएंट 2 है 1/2 कर देना है, अब HI है तो लिखेंगे डेल्टा HI बटा डेल्टा टी बराबर, अब ये प्रोडक्ट में है तो माइनस नहीं लगेगा, डेल्टा H2 बटा डेल्टा टी डेल्टा I2 बटा डेल्टा टी। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि इसको रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। आगे बढ़े, इन रिएक्शन 2A प्रोडक्ट बना रहा है, द कंसंट्रेशन ऑफ A डिक्रीजेज फ्रॉम 0.5 मोल टू 0.4 मोल पर लीटर इन 10 मिनट, कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन ड्यूरिंग दिस इंटरवल। अब सॉल्यूशन काफी आसान होगा, क्या पूछा है, इन रेट ऑफ रिएक्शन 2A से प्रोडक्ट, कोई रिएक्शन है 2A जो कुछ प्रोडक्ट बना रहा है और A के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है कि ये इनिशियल कंसंट्रेशन, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है 0.5 मोल, द कंसंट्रेशन ऑफ A डिक्रीजेस फ्रॉम 0.5 मोल पर लीटर को आप कैपिटल M भी करके लिख सकते हैं, बात एक ही होगा, और ये कहां चला जाता है, चेंज होके चला जाता है 0.4 यानी घट रहा है, फाइनल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन कितना जाता है 0.4 मोलारिटी, और इसको होने में कितना समय लगता है 10 मिनट, यानी डेल्टा टी है इसका क्या 10 मिनट। तो पहले तो रेट डिफाइन कीजिए, रेट क्या होगा माइनस डेल्टा ए बटा डेल्टा टी माइनस क्या हो जाएगा A2 माइनस A1 बटा डेल्टा टी। अब A2 कितना है, यानी कि A2 होता है फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू है 0.4, इनिशियल है 0.5 बाई 10, अब बाहर क्या लगेगा माइनस, अब 0.4 में से 0.5 माइनस कीजिए क्या हो जाएगा -1, 0 माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 0.1, 0.1 बाई 10 प्लस में आ जाएगा, क्योंकि ये घटाएंगे माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो इसीलिए रेट हो जाएगा 1/100 यानी कि 10 टू द पावर -2, और यूनिट क्या होता है बताए थे, मोलारिटी सेकेंड इनवर्स। तो इस तरह से आप क्वेश्चन में कंसंट्रेशन और टाइम दे देगा तो आप उसका रेट निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन यहां देखते हैं, इसमें बोला है कि फॉर द रिएक्शन, और ये रिएक्शन दे रखा है, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इंक्रीजेज बाई इतना इन 4 सेकेंड। अब चलिए सॉल्यूशन करते हैं।
चेंज इन कंसंट्रेशन, इफ द कंसंट्रेशन NO2 इंक्रीजेज बाय इतना, तो मतलब वो चेंज इन कंसंट्रेशन दे दिया, और इंक्रीजेज मतलब कि किसका दे दिया, रिएक्टेंट का कि प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट का होता तो डिक्रीजेज बोलता, लेकिन यहां क्या लिख रहा है, इंक्रीजेज। इंक्रीजेज मतलब बढ़ रहा है, मतलब कि ये जो डाटा मिला है आपको किसका मिला है, कोई प्रोडक्ट साइड वाले सिस्टम का मिला हुआ है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आपको दे रखा है कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻², और टाइम दिया हुआ है इसमें, डेल्टा टी भी दिया हुआ है कितना, 4 सेकेंड। रेट कैलकुलेट कर सकते हैं, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। डेल्टा पी यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻² बाई 4, चेंज इन कंसंट्रेशन बटा टाइम। अब ये क्या हो जाएगा, ये कटेगा 0.4 टाइम्स इंटू 10⁻⁻², 4 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा, -3, मोलारिटी सेकेंड इनवर्स। ये हमने रेट निकाल लिया इसका। इसमें कुछ और भी क्वेश्चन पूछा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2। अब एक काम करते हैं, जो रिएक्शन लिखा हुआ है उसको पहले हम लिखते हैं 2N2O5 4NO2 प्लस O2। रेट लिखते हैं इसका, रेट। अभी रेट लिखना हम लोग सीखे हैं, -1/2 डेल्टा N2O5 बाई डेल्टा टी इक्वल टू 1/4 डेल्टा NO2 बाई डेल्टा टी बराबर डेल्टा O2 बाई डेल्टा टी। अब इसको पहले समझिए, रिएक्टेंट में माइनस लगाए, प्रोडक्ट में प्लस रहेगा, और कॉफिशिएंट है उससे क्या करना है, डिवाइड करना है। ये आपका रेट निकल चुका है, रेट निकल गया हुआ है। क्या पूछा है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, इसको लीजिए आप, रेट इक्वल टू 1/4 डेल्टा NO2 बाई डेल्टा टी। अब क्या होगा, 1/4, और रेट का वैल्यू हमको पता है, रेट निकाल चुके हैं, 4 इंटू 10⁻⁻3, यही रेट है। और इधर हो जाएगा डेल्टा NO2 बाई डेल्टा टी। अब हम यहाँ से इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, 4 को इधर भेज देंगे, डेल NO2 बाई डेल्टा टी, जो कि क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 निकल जाएगा। उसी तरह से आप बाकी सारे क्वेश्चन को इसी सिमिलर वे में बना सकते हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2, यानी ये वैल्यू आपसे पूछा है, ये वैल्यू। तो आप रेट और इसको बराबर करेंगे, कैसे, रेट इक्वल टू डेल O2 बाई डेल टी, यही हुआ ना, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 आपसे पूछा, जो कि यहाँ पर एक्सप्रेशन में ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, और वो किसके बराबर है, रेट के बराबर है, और रेट यहाँ पर हम लोग निकाल चुके हैं। तो रेट का वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, क्या हो जाएगा, 4 इंटू 10⁻⁻3, और ये हो जाएगा डेल O2 बाई डेल टी, ये हो गया। किसी का भी निकाल सकते हैं रेट, चौथा तो यही निकल के आया है सामने, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5। तो क्या करेंगे, इसको और इसको बराबर कर देंगे, रेट आपको पता है। तो क्वेश्चन काफी इजी है। इसी तरह से ये हो गया पहला क्वेश्चन, नहीं ये नहीं, यहां से NO2 निकालना था ना, NO2, ये पहला क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, तीसरा उसी तरह से आप निकाल सकते हैं, सिमिलर क्वेश्चन है। तो आज के लेक्चर में हमने सीखा रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, रेट क्या है, और कुछ नहीं सीखे, रेट ऑफ कंसंट्रेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में जो चेंज होता है एक टाइम के रिस्पेक्ट में, उसी को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं।
फिर उससे रिलेटेड कैसे हम किसी दिए हुए रिएक्शन में हम उसका रेट निकाल सकते हैं, और उसका मेथड बहुत इजी था। रिएक्टेंट में माइनस लगाना है, प्रोडक्ट में माइनस नहीं लगाना। रिएक्टेंट में माइनस लगाना है। जैसे एक बार और अगर हम यहां पर लिखे हैं, देखिए एक बार फिर से लिख के आपको समझाते हैं। ए मोल ऑफ ए, बी मोल ऑफ बी, सी मोल ऑफ सी, डी मोल ऑफ डी। रेट कैसे लिख देंगे? आज के लेक्चर का यही सबसे मेन थीम रहा है। रिएक्टेंट में ये और ये है, तो इसमें निगेटिव लगाएंगे माइनस, और जो गुना है उससे 1 डिवाइड कर देंगे, और तब लिखेंगे डीए बटा dt, या डेल्टा के टर्म में लिख सकते हैं, डी के टर्म में लिख सकते हैं। ये हो जाएगा एवरेज, ये इंस्टैंटेनियस रेट। इंस्टैंटेनियस रेट ये हो जाएगा अगर डी लिखते हैं तो। फिर -1/b dB बटा dt बराबर 1/c, अब प्लस रहेगा क्योंकि ये रिएक्ट प्रोडक्ट में है, तो dc बटा dt बराबर 1/d d बटा dt। अगर आप रेट एवरेज लिखना चाहते हैं, एवरेज, तो d के जगह डेल कर दीजिए, 1-1/a डेल्टा a बटा डेल्टा d, -1/b डेल्टा b बटा डेल्टा d, 1/c डेल्टा c बटा डेल्टा d, 1/d डेल्टा d बटा डेल्टा d। तो अगर d यूज करते हैं तो इंस्टेंटेनियस रेट डिफाइन हो जाएगा, अगर डेल्टा यूज करते हैं तो एवरेज रेट डिफाइन हो जाएगा। और फिर क्वेश्चन में कुछ डाटा देगा और किसी किसी का वैल्यू पूछेगा। और रेट का जो मेन फॉर्मूला है वो क्या है कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बटा चेंज इन टाइम। अब ये रिएक्टेंट का हो सकता है या फिर प्रोडक्ट का हो सकता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। फिर इसके बाद जो अगला टॉपिक है रेट लॉ, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।